नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। उचित बढ़वार के लिए सोयाबीन की फसल में जरूरी कार्य। धान की फसल में शीत झुलसा रोग का नियंत्रण। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्था लिए खेतों में खड़ी है। इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। किसान भाई, हम देख रहे हैं कि खरीफ में आपने तिलहनी फसलों में सोयाबीन जो है कि प्रदेश की बहुत अच्छी फसल है, उसको उगा रखा है। तो उसमें जो शस्य क्रियाएं करके अच्छे उत्पादन के लिए खरपतवार प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। सोयाबीन में खरपतवारों के द्वारा यह नियंत्रण नहीं किया जाता है तो लगभग 50 से 60% तक हमारा उत्पादन है वो कम हो जाता है, क्योंकि खरपतवार बरसात के समय में बहुत अधिक होते हैं, ज़्यादा वृद्धि करते हैं और फसल से प्रतियोगिता करके पोषक तत्वों के लिए, नमी के लिए, प्रकाश के लिए और हमारे उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो इनके सही से नियंत्रण के लिए या तो सामान्यतः जहाँ पर श्रमिक उपलब्ध हैं वहाँ निराई गुड़ाई करना भी ज़रूरी है। मिल जाती हैं समगमता पूर्वक लेबर, तो वहाँ पर हमको श्रमिकों के द्वारा निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई में 2 बार करना आवश्यक है, जिससे कि फसल को खरपतवारों से मुक्त रखा जा सकता है एक क्रांति की अवस्था तक। पहली निराई गुड़ाई लगभग 20 से 25 दिन बाद करें और दूसरी 40 से 45 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। रासायनिक दवाओं के नियंत्रण द्वारा भी हम फसल को अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इमेजाथाइपर जो है वो 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करें। जब फसल आपकी लगभग 20 से 25 दिन की हो, उस समय आप इन दवाओं का उपयोग करके खरपतवारों से फसल को मुक्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अधिक बरसात होने के कारण खेतों में जल भराव की समस्या हो जाती है, तो कभी कम वर्षा के कारण फसल सूखने लगती है। तो आप इससे होने वाले नुकसान से फसल को कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। जल प्रबंधन की बात करें तो सोयाबीन की जो फसल है अधिक जल से प्रभावित होती है, तो इसलिए जल निकास का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खेत जो है उसमें ढलान हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि पानी जो वर्षा या सिंचाई का है वो एक जगह निचले ढलान की ओर निकल जाता है और फसल पर भराव से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि फसल की वृद्धावस्था या जब देखते हैं कि हम इसमें दाने भर नहीं या फली पर नहीं, उस समय यदि पानी की कमी होती है, बरसात नहीं होती है, लंबे समय तक बरसात जब नहीं होती है 15-20 दिन तक, उस दशा में आप सिंचाई निश्चित तौर पर कर दें, जिससे कि अच्छी वृद्धि होगी, अच्छी शाखाएं निकलेंगी और अच्छा फलन होगा, जिससे कि अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। जल प्रबंधन में यदि आप देखें कि रिज बेड प्लांटिंग जो मेथड है उससे आपने बोया है तो नाली में केवल सिंचाई करके एक तो पानी की बचत 30 से 40% तक कर सकते हैं और दूसरा फसल पर किसी तरह का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में रोग और कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप रोग और कीटों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके साथ साथ हम देखें कि प्रमुख कीड़ों की बात करें तो इसमें गर्डल वीटल जो है वो विशेष हानि पहुंचाता है। इसकी जो सुंडी है ज़मीन की सतह के बराबर से तने में अंदर घुस जाती है और धीरे धीरे अंदर का जो तने का भाग है उसे खाती रहती है, टहनियाँ सूख जाती हैं, तो इस तरह से विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप कोई भी सिस्टमेटिक जो दवाएं कहते हैं, जैसे चाहे आप ट्राइजोफास का स्प्रे कर सकते हैं, मेटासिस्टाक्स का उपयोग कर सकते हैं। तो इनकी जो मात्रा है आवश्यक 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में डाल करके और स्प्रे कर दें, छिड़काव कर दें, तो आप इसका पूर्णतः नियंत्रण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब देखें बीमारियों की बात करते हैं तो बीमारियों में सबसे जो ज़्यादा प्रभाव करती है, एक तो येलो मोज़ेक की विशेष समस्या होती है, जिसमें कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और
हरा जो पन रहता है पत्ती का वो धीरे धीरे पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इसके जो फैलाने के लिए या इसका जिम्मेदार जो कारक है वो एक वायरस के द्वारा होती है, और जो फाइट फ्लाई सफ़ेद मच्छर जैसा होता है वो इसको एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाता है। तो उस समय आप इसके लिए देखेंगे कि ट्राइजोफास जो दवा आती है उसका स्प्रे कर सकते हैं, और हम देखते हैं कि उसके सही नियंत्रण नहीं हो पाता है तो 10-12 दिन बाद पुनः दूसरा स्प्रे किया जा सकता है, जिससे कि हम पूर्णतः नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा जो लीफ स्पॉट या अन्य जो बीमारियां लगती हैं उसके नियंत्रण के लिए आप जो है कार्बनडाजिम दवा है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके स्प्रे कर दें, या दूसरा मिनकोजैब दवा है उसका उपयोग कर सकते हैं, या प्रोपिकोनोजोल दवा है वो 7 से 8 ml प्रति टंकी जो आपकी 15 लीटर की होती है उसमें घोल करके उसका स्प्रे कर दें, जिससे कि कोई भी बीमारी होगी तो उसको सही से नियंत्रण किया जा सकता है और अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। धान की फसल में शीत झुलसा रोग लगता है। अगर समय रहते इस रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी उपाय नहीं अपनाए गए तो फसल खराब हो सकती है। इसलिए इस रोग की पहचान क्या है और नियंत्रण कैसे करना है, जानते हैं आज के इस विशेष अंश में। धान खाद्यान्न की महत्वपूर्ण फसल है। प्रदेश में धान की रोपाई का कार्य हो चुका है। अब ये फसलें कल्ले निकलने से लेकर गोप की अवस्थाओं पर हैं। किसान भाइयों, आप फसल में खरपतवार प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन और जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते हैं, लेकिन फसल में कीट रोगों के प्रबंधन पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। इस समय कुछ क्षेत्रों में आवरण झुलसा का प्रकोप फसल पर देखा जा रहा है, जिसे शीत झुलसा के नाम से भी जानते हैं। इसका निदान उचित समय पर करना जरूरी है, नहीं तो फसल को काफी नुकसान हो सकता है। आइए इस रोग के लक्षणों को पहले समझ लें। ये रोग कल्ला निकलने से लेकर दाना बनते समय फसल को नुकसान पहुंचाता है। तने की गांठ पर भूरे रंग से घिरा हुआ सफेद रंग का धब्बा सांप के ऊपर बने धब्बे जैसा होता है। बाद में ये धब्बे आपस में मिलकर पौधे को सुखा देते हैं। ये रोग अधिक नमी होने पर और यूरिया का अधिक प्रयोग होने की दशा में तेजी से फैलता है। किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल में इस तरह के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो यूरिया का प्रयोग अभी बिल्कुल न करें। पहले इस रोग के निदान के लिए प्रोपिकोनाजोल दवा की 500 मिलीलीटर मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतर पर 2 बार छिड़काव करें, और जब रोग पूरी तरह से खत्म हो जाए उसके बाद जरूरत हो तो यूरिया का छिड़काव संतुलित मात्रा में करें। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फल खाने वाले कीट टमाटर, भिंडी के अलावा कद्दू कुल की सब्जियों में लगते हैं, जो कि बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे किसान इनके नियंत्रण के लिए तमाम रसायनों का छिड़काव करते हैं, जिससे खर्च तो बढ़ता ही है, नियंत्रण भी नहीं हो पाता है। ऐसे में फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना सस्ता और सफल विकल्प है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सरदार सिंह। मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी सब्जी है उसमें जो लाभांश होता है किसान का, उसका 40 से 45% प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स पे खर्च होता है। कीट कम ज्यादा सभी फसलों में लगते हैं और इनके लिए रसायनों का छिड़काव किया जाता है, जो ना ही उत्पाद के लिए सही होता है और ना ही मिट्टी के लिए। और सब्जी वाली फसलों के लिए रसायनों का प्रयोग और खतरनाक है, इसीलिए सब्जियों में रसायनों के प्रयोग से बचें। यहाँ बात करेंगे सब्जी की फसलों में ट्रैप के प्रयोग के बारे में। यहाँ करेला की फसल लगी हुई है और इसमें हमने ट्रैप्स लगाए हैं। ट्रैप्स से जो भी सुंडी पैदा होगी, जो फलों को नुकसान पहुँचाएगी, वो इसमें आ जाएगी और हमें कोई भी केमिकल का स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो निश्चित रूप से जो पहले केमिकल का स्प्रे करते थे हम, तो उसमें जो खर्चा 15-16 हज़ार रुपये पर एकड़ का आता था, आज वो घट के 4-5 हज़ार रुपये हो गया है, सिर्फ ये ट्रैप्स की वजह से। भिंडी में, करेला में या जो भी और सब्जियां हैं, उसमें ये सुंडी जो है ज़्यादा नुकसान करती है और कीड़े काफ़ी परेशान करते हैं और किसान जो है स्प्रे करते करते थक जाता है। अब इसमें हमने जो कराया है, तो इसमें बैक्यूलोर है, जो फेरोमोन ट्रैप है, उसमें बैक्यूलोर लगाया जाता है। जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं उसमें बैक्यूलोर लगाया जाता है और भिंडी में या टमाटर में या दूसरी सब्जियों में वो अलग अलग फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं। बेल वाली सब्जियां होती हैं, बेल वाली सब्जियों के लिए बैक्यूलोर ही यूज होता है। बाकी और टमाटर है या और कोई वेजिटेबल सब भिंडी है, उनके लिए अलग अलग ल्योर यूज होते हैं, जैसे हेली ल्योर है, स्पोडो ल्योर है, एरबिटी ल्योर है। तो बेल वाली क्योंकि हमें करेले की फसल में लगाना है, इसलिए ये बैक्यूलोर लगेगा। इसमें बैक्यूलोर आप देखेंगे तो ये इस तरह से ये बैक्यूलोर लगा दिया इसमें। अब इसको पानी भर देंगे और इसके जो खांचे हैं उनमें इसे फिट कर देंगे। नीचे इसमें अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये फिट हो गया। इसको टांग देंगे तो इसमें जो गंध आएगी, उस गंध से अंदर कीड़े जाएंगे और कीड़े इसमें पानी में ही गिरते रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। फेरोमोन ट्रैप अगर आप प्रयोग करते हैं तो लागत बहुत कम आती है। एक ट्रैप की कीमत लगभग 70 से 80 रुपए तक होती है और 1 एकड़ के लिए 5 से 6 ट्रैप की जरूरत होती है। ये ट्रैप कृषि रक्षा इकाई केंद्र या निजी खाद बीज की दुकानों पर उपलब्ध है। तो इस तरह से इनकी जो खर्चा है वो कम कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली तथा मौसम केंद्र भोपाल के सहयोग से इंदौर, नीमच, बुरहानपुर, झाबुआ और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी
4 दिनों तक हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। 20 से 22 अगस्त तक मध्यम वर्षा हो सकती है और 23 अगस्त को मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाई कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए सलाह है कि तैयार फसलों की कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। कृषकों को सलाह है कि जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा से जल भराव की स्थिति बनी है, सोयाबीन की फसल में होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के लिए जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था करें। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में पीला मोज़ेक वायरस जनित बीमारी का प्रकोप प्रारंभ होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसकी रोकथाम के लिए सलाह है कि फसल पर लक्षण दिखाई देते ही रोग ग्रसित पौधों को अपने खेत से निकाल दें। उसके बाद इस रोग को फैलाने वाले सफेद मक्खी कीट की रोकथाम के लिए पूर्व मिश्रित दवा बीटा-साइफ्लुथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड का मिश्रण 350 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या पूर्व मिश्रित थायोमेथाक्साम और लेम्डासाइहाइलोथ्रिन की 125 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, जिससे सफेद मक्खी के साथ साथ पत्ती खाने वाले कीटों का भी एक साथ नियंत्रण हो जाएगा। फलों में आम, नींबू और अमरूद के नए बाग लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का प्रबंध करके इसकी रोपाई यथाशीघ्र करें। किसान भाई वर्षाकालीन प्याज की पौध की रोपाई इस समय कर सकते हैं। अरबी और अदरक की फसल हेतु जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा हुई है वहां पानी का निकास करें और जहां वर्षा नहीं हुई है वहां सिंचाई कर खरपतवार निकालें एवं मिट्टी चढ़ाएं। धान की फसल में तना बेधक व पत्ती मरोड़क के नियंत्रण हेतु क्लोरांट्रानिलिप्रोले 20 एसी की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर या फिप्रोनिल 5 एसी की 1000 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर रोपाई के 50 दिन के बाद वाली फसल में छिड़काव करें। धान की फसल में भूरा फुदका का प्रकोप होने पर बुफ्रोजिन की 1 लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल की 150 मिलीलीटर मात्रा या थियोमेथाक्साम 25 WSG की 100 ग्राम मात्रा का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। गन्ने की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें और आवश्यकता पड़ने पर दूसरी बधाई का कार्य करें। भिंडी की फसल में पित्त सीरा मोज़ेक विषाणु के प्रबंधन हेतु रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। फूल गोभी की पत्तियों पर गोल भूरे धब्बे दिखाई देने पर मैंकोसेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। केला और पपीता के बागों में गुड़ाई करके तने के चारों तरफ 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी चढ़ा दें और स्टेकिंग करें। पशुओं को गलघोंटू रोग से बचाने के लिए जानवरों को साफ सुथरे स्थान पर बांधें तथा आसपास बरसात का पानी इकट्ठा न होने दें। गलघोंटू रोग के लक्षण दिखाई देने पर पीड़ित पशु का चिकित्सक से उपचार करवाएं। भैंस के पड़ियों को पेट के कीड़ों से बचाने के लिए इन्हें कृमिनाशक दवाएं पिलाएं। गौशाला में मक्खी और मच्छरों से बचाने हेतु साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही नीम की पत्तियों का धुआं करें। वर्तमान मौसम में दुधारू पशुओं के दाने में ऊर्जा और विटामिन की मात्रा बढ़ाएं, साथ ही साथ कैल्शियम को भी मिला कर देवें। किसान भाई हरे चारे के लिए इस मौसम में मक्का और ज्वार की बुआई कर सकते हैं। मक्का और ज्वार की उन्नत किस्में MP चरी, MP 1255, MP 3382 का चुनाव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गिरवार, जिला सागर के रामनाथ यादव ने। आपने मछली पालन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसानों को हम लोग ये सलाह देंगे कि वो इस वक्त में रोहू, कतला, मृगल, कतला यहाँ पे भाकुर जिसको कहते हैं, भाकुर, कतला और नैन या मृगल, ये 3 प्रजातियां हैं जिनको डालना चाहिए और इनका एक निश्चित रेशियो अनुपात में ये डाली जाएं। यानी अगर भाकुर है तो 30%,
रोहू 40% और नैनी 30%। और ये तीनों जो हैं वो तालाब के पानी की अलग अलग सतह में भक्षण करती हैं। भाकुर या कतला ऊपर की सतह पे अपना भोजन ग्रहण करती है, रोहू बीच में और नैनी या मृगल वो में अपना भोजन ग्रहण करती है। तो उससे होता यह है कि तालाब में जितना भी प्राकृतिक भोजन उपलब्ध है वो पूरा की पूरा इन मछलियों के लिए उपलब्ध हो जाता है। हमारा सलाह किसान भाइयों के लिए ये है कि एक तो सीधे न डाला जाए, उसको हम लोगों ने सलाह दी है, हम लोग अपनी योजनाओं में उसको करा रहे हैं कि तालाब के 10% एरिया पे नर्सरी बनाई जाए और नर्सरी में वो बीज का पहले जो छोटा बीज हैचरी से ला रहे हैं उसको संचय किया जाए और उसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। जैसे सब्जी की खेती वगैरह में भी अब जितने पौधे लग रहे हैं सब पहले नर्सरी में, उसके बाद में उसको मेन खेत में लगाया जाता है। ऐसे ही हम लोग भी सलाह दे रहे हैं कि पहले नर्सरी में मछली का बच्चा रखा जाए, उसको बड़ा कर लिया जाए और वो जब लगभग 100 मिलीमीटर साइज़ का या 4 इंच साइज़ का हो जाए और बहुत भली प्रकार से किसान भाई खुद उसको पहचान सकें कि इसमें भाकुर कौन सा है, रोहू कौन सा है और नैनी कौन सा है, तब उसको अपने तालाब में संचय कराएं। तालाब में संचय अगर वो 4 इंच साइज़ का है तो 15,000 अंगुलिकाएँ अधिकतम 1 हेक्टेयर में संचय की जा सकती हैं। जो बीज हम चाहे नर्सरी के लिए ला रहे हैं, अगर हैचरी से लाएं तो उसको सीधे तालाब में न डाला जाए। उसको जो पैकेट्स आते हैं, एक पॉलीथीन पैक में पैक आता है, उसको पहले उन पैकेट्स को पानी में ऐसे ही डाल दिया जाए ताकि जहाँ से वो बीज आया या रास्ते में उसके टेम्परेचर का जो लेवल आया वो हमारे तालाब के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। अगर हम उसको 15 मिनट अपने तालाब में पैकेट को बगैर खोले भी डाल देते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद एक एक पैकेट को आराम से खोल के और थोड़ा थोड़ा उसमें तालाब का पानी ऐड करते जाएं और जब आधा पानी तालाब का आ जाए तब उसको तालाब में सारे बच्चे छोड़े जाएं ताकि उसकी जो पानी की गुणवत्ता है वो भी यकसां हो जाए तालाब की और वहाँ हैचरी के पानी की गुणवत्ता में अगर कुछ ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो कई बार एक शॉकिंग होके उनको नुकसान हो सकता है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखनी होती हैं जब मछली का बच्चा हम संचय करते हैं। तीसरी चीज़ ये कि सुबह करें या शाम करें तो हमारी सलाह ये है कि बहुत तेज़ धूप में न किया जाए मछली का बच्चा संचय। बस इससे बचा जाए या तो मॉर्निंग आवर्स में 11 बजे तक या शाम को 4 बजे से 3 बजे से, जब धूप का लेवल कम हो जाए। डिपेंड करता है कि अगर बादल हो रहे हैं तो फिर पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है मत्स्य बीज के प्राप्ति स्थान की। तो आप इसके बीज को किसी सरकारी या निजी हैचरियों से खरीद सकते हैं। इसके अलावा कुछ किसान भी मछली बीज के उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, तो आप उनसे भी बीज ले सकते हैं। जो हम बीज लाएंगे वो लगभग 25 मिलीमीटर साइज़ का यानी 1 इंच साइज़ का बीज होगा। अगर हम उस बीज को सीधे सीधे तालाब में डालना चाहते हैं तो हमें ये मान के चलिए कि 1 हेक्टेयर में कम से कम 60-70 हज़ार बीज डालें ताकि उसमें से 15,000 बच्चे एट द एंड बचे हुए निकल आएँ और 25-30% तक सर्वाइवल आ जाए। हमारी सलाह ये है और जो वैज्ञानिकों की सलाह है वो भी यही है कि अधिकतम 5 फीट पानी और न्यूनतम 3-3.5 फीट पानी, इससे कम नहीं होना चाहिए। और 5 फीट से अधिक अगर हम पानी रखते हैं तो हमारा उसमें चारा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वो पानी का कोई मतलब नहीं रह जाता। 5 फीट काफ़ी है। और पानी के प्रबंधन की जो बात है, पानी के प्रबंधन में 2 चीज़ें देखनी हैं। एक तो पानी की गुणवत्ता है, उस पर हमारी सलाह है किसान भाइयों को कि अपने पानी की जाँच, तालाब के पानी और मिट्टी की भी जांच कम से कम साल में 1 बार ज़रूर करा लेनी चाहिए। उससे हम किसान भाइयों को इस सलाह देते हैं कि इसमें आपको कब क्या चीज़, कितने अवयव डालने हैं, कितना भोजन देना है बाहर से। अगर पीएच पानी का घट रहा है तो हम चूना डालेंगे तो कितना चूना डालेंगे। अगर हमारे यहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स यानी जो हरित प्लवक हैं उनकी संख्या घट रही है तो हम इनऑर्गेनिक जो खाद है, यूरिया है और सिंगल सुपर फास्फेट है, पोटाश है, इसकी कितनी मात्रा हम डालें ये हम उस पानी को टेस्ट करके बता सकते हैं। और अगर उसमें हरित प्लवक बहुत ज़्यादा हैं तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम कितना गोबर डालेंगे, ये सब चीज़ें हम डालेंगे। लेकिन 5 फीट पानी अधिकतम और 3.5 फीट न्यूनतम, ये हमारी रिक्वायरमेंट है।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।